We see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. नमस्कार। आज की हमारी गहन पड़ताल का केंद्र है नई दिल्ली का भारत मंडपम। हाँ, यहाँ चल रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और ये कोई छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसे ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन बताया जा रहा है। हाँ, अब बस सोचिए, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख, 60 से ज्यादा मंत्री और 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स, सब एक ही जगह। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और थीम दी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये थीम बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये दुनिया के सामने भारत का एक बड़ा ऐलान है, एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इस समिट की दो, कह सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है वो भव्य तस्वीर जिसमें भारत की बड़ी बड़ी एआई योजनाएं हैं, अरबों खरबों डॉलर के निवेश की घोषणाएं हैं, एक एआई सुपर पावर बनने का सपना। और दूसरी तरफ वो कहानी है जो आयोजन वाली जगह से निकल कर आई, भीड़, अव्यवस्था और कुछ विवाद। हाँ, क्योंकि इन दोनों तस्वीरों के बीच का जो फासला है ना, वही शायद भारत की एआई यात्रा की सबसे बड़ी हकीकत और सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो चलिए शुरुआत उस बड़ी तस्वीर से करते हैं जो सरकार हमें दिखाना चाहती है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बहुत दमदार बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एआई क्रांति में हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि उसे दिशा दे रहा है। हाँ, और इसके लिए उन्होंने 3 मजबूत स्तंभों का जिक्र भी किया। पहला टैलेंट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा एक पॉलिसी इकोसिस्टम बनाना। और जब आप इस विजन के साथ आंकड़ों को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। कौन से आंकड़ों की बात कर रही हैं आप? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान आया है। उन्होंने अगले सिर्फ 2 सालों में, हाँ, सिर्फ 2 सालों में $200 अरब से भी ज्यादा के निवेश की उम्मीद जताई है। $200 अरब, ये तो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि ये पैसा कहाँ जाएगा। मतलब क्या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या एप्स बनाने में लगेगा? क्योंकि अक्सर टेक का मतलब हम यही समझते हैं। यही इस योजना का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये निवेश सिर्फ एप्स तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसे आप एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर है एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके नीचे है एआई मॉडल्स, फिर कंप्यूटिंग पावर, फिर डेटा सेंटर्स, नेटवर्क्स, और सबसे नीचे नींव में है ऊर्जा। वाह, मतलब सरकार सिर्फ फल तोड़ने के बारे में नहीं सोच रही। नहीं, वो पूरा पेड़ उगाने और उसके जड़ों को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि सिलिकॉन वैली का मॉडल हमेशा सॉफ्टवेयर फर्स्ट रहा है। ये हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर, ये कहीं चीन के मॉडल से सीख तो नहीं? आप इसे उस नजरिए से देख सकती हैं। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एआई का, मतलब वो सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बनना चाहता, वो एक निर्माता बनना चाहता है। बिल्कुल। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसकी नींव तो पहले से चल रहे इंडिया एआई मिशन में रखी जा चुकी है। हाँ, उस मिशन के बारे में मैंने भी पढ़ा है। उसमें करीब 10,000 करोड़ का निवेश तो हो चुका है। जी, 10,372 करोड़ रुपए। और उस मिशन से जमीन पर काफी कुछ बदला है। जैसे कि 38,000 से ज्यादा जीपीयूज को एक साथ जोड़ा गया है। जीपीयू, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स जिनके पास महंगे सुपर कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल, वो भी इस साझा कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करके वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल बना सकते हैं। इसके अलावा 12 स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल्स पर काम चल रहा है। अच्छा, तो सरकार ने तो अपना इरादा साफ कर दिया। लेकिन $200 अरब की बात सुन के तो दुनिया की बड़ी कंपनियां भी कूदेंगी मैदान में। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनकी तरफ से हलचल बहुत तेज हुई। गूगल के सुंदर पिचाई खुद प्रधानमंत्री से मिले और $15 अरब के निवेश का ऐलान किया। $15 अरब? और वो निवेश भी बहुत रणनीतिक है। उसका एक बड़ा हिस्सा सबसी केबल्स पर, यानी वो मोटी मोटी इंटरनेट केबल्स जो समुद्र के नीचे हैं।
हाँ, जो असल में पूरी दुनिया को ऑनलाइन जोड़ती हैं। और दूसरा हिस्सा रिलायंस जियो के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर। मतलब गूगल भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हब की तरह देख रहा है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही काम की बात उठाई। क्या? उन्होंने कहा कि एआई को अपनाने में ग्लोबल नॉर्थ मतलब अमीर देश ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों से 2 गुनी रफ्तार से आगे हैं। एक डिजिटल डिवाइड जैसा कुछ? एक एआई डिवाइड, एक खाई बनती जा रही है। और इसी वजह से भारत का समावेशी एआई पर जोर देना इतना जरूरी हो जाता है कि इसका फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों को नहीं बिल्कुल, बल्कि छोटे स्टार्टअप्स, किसानों और आम लोगों तक भी पहुंचे। तो अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़ें, सरकार का विजन, भारी भरकम निवेश, हार्डवेयर पर जोर और गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों की भागीदारी, तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है कि ये भारत को एक प्रमुख वैश्विक एआई खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश जो अपनी नींव से लेकर वैश्विक भागीदारी तक हर स्तर पर मजबूत हो। ये कहानी का एक पहलू है। शानदार और उम्मीदों से भरा। बिल्कुल। और अब कहानी का दूसरा पहलू। ये तो वो तस्वीर है जो सरकार हमें दिखाना चाहती है। अरबों डॉलर, बड़े बड़े वादे, लेकिन जो लोग उस दिन भारत मंडपम में थे उन्होंने कुछ और ही कहानी देखी। एक ऐसी कहानी जो लंबी कतारों और भारी अफरा तफरी से शुरू होती है। जी, क्योंकि एक शानदार विजन और उसे जमीन पर उतारने की क्षमता में अक्सर एक फासला रह जाता है। और यहाँ वो फासला काफी बड़ा नजर आया। बहुत बड़ा। उद्घाटन वाले दिन भारत मंडपम में हालात काबू से बाहर थे। सोशल मीडिया शिकायतों से भर गया। घंटों लंबी लाइनें थीं। सुरक्षा जांच में बेहिसाब वक्त लग रहा था। अंदर पहुंचो तो पता चलता था कि कई हॉल बंद पड़े हैं, पीने का पानी नहीं था और ट्रैफिक जाम तो पूछिए ही मत। एक पूरी तरह से अव्यवस्था का माहौल। बात इतनी बढ़ गई कि आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को खुद माफी मांगनी पड़ी। और ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने समस्या की गंभीरता को माना, लेकिन सवाल वही है कि इतने बड़े वैश्विक मंच पर जहां आप दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहां इस तरह की बुनियादी चूक आपकी तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और बात सिर्फ अव्यवस्था तक ही नहीं रुकी। कुछ स्टार्टअप्स ने तो अपने पवेलियन से सामान चोरी होने के आरोप भी लगा दिए। विपक्ष ने इसे वैश्विक शर्मिंदगी बता दिया। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच एक छोटी सी चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। वो रोबोट डॉग। हाँ, एक 4 पैरों वाला रोबोट डॉग जिसने पूरे समिट को मीम मटेरियल में बदल दिया। ये कहानी अपने आप में समिट की एक केस स्टडी बन गई है। तो हुआ ये कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर ओरियन नाम का एक रोबोटिक डॉग दिखाया। ठीक है। सब ठीक चल रहा था जब तक कि यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मीडिया को, डीडी न्यूज को, डीडी न्यूज को बड़े आत्मविश्वास से ये नहीं बता दिया कि ये रोबोट उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया है। और वो वीडियो वायरल हो गया। जाहिर है, और इंटरनेट की दुनिया में सच ज्यादा देर छिपता नहीं है, खासकर जब दावा इतना बड़ा हो। बिल्कुल। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया के जासूसों ने पता लगा लिया कि अरे ये कोई स्वदेशी इनोवेशन नहीं है। तो ये क्या था? ये असल में चीन की एक कंपनी है यूनिटरी रोबोटिक्स, उसका गो टू मॉडल है। ओह। और ये कोई अनोखा प्रोटोटाइप भी नहीं, ये तो भारत में 2 से 3 लाख रुपए में ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके बाद तो हंगामा मचना ही था। और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया बहुत तेज और सख्त थी। हाँ, सरकार ने यूनिवर्सिटी को तुरंत अपना स्टॉल खाली करने का हुक्म दे दिया। और आईटी सचिव एस कृष्णन ने बाकायदा सभी को एक चेतावनी जारी की कि सिर्फ वही दिखाएं जो वाकई में आपका अपना है। गलत जानकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है जनता द्वारा की गई फैक्ट चेकिंग की रफ्तार और उसका असर। ये दिखाता है कि आज के दौर में आप सिर्फ कुछ भी दावा करके बच नहीं सकते। बाद में यूनिवर्सिटी ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, कहा कि रोबोट छात्रों की रिसर्च के लिए खरीदा गया था, विकसित नहीं किया गया। और प्रोफेसर से हुई गलती को भाषाई गलतफहमी का नाम दिया। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला क्लासिक बहाना। हाँ, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। इंटरनेट पर मेड इन चाइना, क्लेम्ड इन इंडिया जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई। और ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। नहीं, ये इनोवेशन थिएटर का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये उस गहरी चिंता को दिखाता है कि कहीं हम इनोवेशन की दौड़ में शॉर्टकट तो नहीं ले रहे। बिल्कुल, कि असल रिसर्च और डेवलपमेंट के मुश्किल रास्ते के बजाय उसकी नकल पेश कर रहे हैं। और कहानी में एक और मोड़ आया। कुछ लोगों ने विप्रो जैसी बड़ी कंपनी के पवेलियन में भी वैसा ही रोबोटिक डॉग मॉडल देखा। तो सवाल और गहरा हो गया
कि क्या ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती थी या ये एक बड़ा ट्रेंड है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ एआई सुपर पावर बनने का इतना महत्वाकांक्षी सपना है और दूसरी तरफ कुप्रबंधन और ऐसे कांड जो असली स्वदेशी इनोवेशन की जरूरत पर एक कड़वा सवालिया निशान लगाते हैं। बिल्कुल। और ये रोबोट कांड हमें नौकरियों वाले उस बड़े सवाल पर लाता है जो हर किसी के मन में है कि क्या एआई से नौकरियां जाएंगी या नई नौकरियां पैदा होंगी। इस पर तो हमेशा दो तरह की राय होती है। एक कहता है सब खत्म हो जाएगा, दूसरा कहता है कि नई क्रांति आएगी। और दोनों में कुछ सच्चाई है। एक तरफ डेटा सेंटर बनाने, एआई डेवलपमेंट करने से नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने अपनी वर्कफोर्स को सही तरीके से अपस्किल नहीं किया, मतलब उन्हें नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार नहीं किया, तो नौकरियों के खतरे होने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। तो आप ये कह रही हैं कि ये रोबोट कांड एक तरह से इसी चुनौती का प्रतीक बन गया है। सही कहा। ये कांड एक सीधा सवाल पूछता है, क्या हम कौशल और तकनीक का निर्माण अपने देश में कर रहे हैं या हम सिर्फ उन्हें बाहर से लाकर अपना रहे हैं? क्या हम एआई के निर्माता बन रहे हैं या सिर्फ उपभोक्ता? अगर हम सिर्फ चीन या अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीद कर उसे रीब्रांड करते रहे तो हम नौकरियों के विस्थापन का खतरा और बढ़ाएंगे। और अगर हम खुद निर्माता बनते हैं तो हम नौकरियों के नए अवसर पैदा करेंगे। तो अगर हम इस पूरे शिखर सम्मेलन का सार निकालें तो दो तस्वीरें साफ हैं। एक और अपार संभावनाएं हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, निवेश की कमी नहीं है। और दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कुप्रबंधन, पारदर्शिता और प्रामाणिकता जैसी बड़ी चुनौतियां भी मुबाए खड़ी हैं। ये दिखाता है कि भारत में क्षमता तो है, लेकिन एआई सुपर पावर बनने का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि चुनौतियों से भरा हुआ है। और यहीं पर मैं आज की चर्चा के अंत में एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये शिखर सम्मेलन दिखाता है कि भारत में एआई लीडर बनने की महत्वाकांक्षा और पूंजी दोनों है, लेकिन ये रोबोट डॉग वाली घटना एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि किसी भी देश की तकनीकी प्रगति के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? नवाचार की एक आकर्षक छवि पेश करना, भले ही वो अंदर से खोखली हो, या फिर वास्तविक अनुसंधान और विकास की उस संस्कृति को धैर्य के साथ बढ़ावा देना जो अक्सर धीमी, ज्यादा मुश्किल और कम ग्लैमरस होती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि पहले रास्ते पर वाहवाही तुरंत मिलती है और दूसरे रास्ते पर शायद दशकों तक सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। और इन छोटी छोटी ठोकरों और विवादों के जवाब में भारत जो रास्ता चुनेगा वही शायद अगले दशक के लिए उसकी एआई यात्रा की असली दिशा और दशा को परिभाषित करेगा।